हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है। आज मैं आपको जीके का 50 प्रश्न कराऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए देखिए। पहला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में, 1919 में, 1929 में, 1939 में। तो इसकी स्थापना, ठीक है, 16 जुलाई 1929 में हुई थी। ठीक है, किसमें हुई थी जी? 1929 में हुई थी। इसका शुरू शुरू में जो नाम रखा गया था, इसका नाम था इंपीरियल 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 काउंसिल ऑफ इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। एग्रीकल्चर रिसर्च। बाद में इसका नाम जून 1947 में इसका नाम बदलकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर दी गई। क्या कर दी गई? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर दी गई। और इसका शुरू में यह स्थापना कब हुआ था? 16 जुलाई 1929 में। और इसका प्रथम नाम क्या था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। ठीक है, और जून 1947 में इसका नाम बदलकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर दिया गया। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करें। चलिए ध्यान से अगला क्वेश्चन। धान में खैरा का बीमारी का कारण है। ठीक है, धान में खैरा बीमारी का कारण है। ठीक है, कि खैरा बीमारी क्यों होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है जस्ता की कमी, फफूंद का प्रकोप, क्षारीयता, मैग्नीशियम की कमी। तो जब धान में खैरा की कमी होती है, खैरा की जो बीमारी होती है वो जस्ते की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? जस्ते की कमी होती है। इसमें क्या होता है कि जो धान की पत्तियां हो जाती हैं, धान की पत्तियां वो पीली हो जाती हैं। क्या हो जाती है? धान की पत्तियां पीली हो जाती हैं, और इसी को खैरा रोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खैरा। और किसकी कमी से होती है? तो जस्ते की कमी से होती है। ठीक है, अगला दिया है तेजाब वर्षा, एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। ठीक है, किस प्रदूषणों से होती है? ठीक है, पहला दिया कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो ये तेजाब वर्षा है, एसिड रेन है, वो की जाती है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड से। किससे जी? नाइट्रस। ठीक ना, क्या करते हैं? और ये दोनों गैस क्या करती है? हम, ठीक है, वायुमंडल में स्थित जो जलवाष्प है उससे क्रिया करती है। ठीक है, क्या करती है? क्रिया करती है और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाकर ओस तथा वर्षा के रूप में पृथ्वी पर क्या होने लगती है? गिरने लगती है। क्या होने लगती है? गिरने लगती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगर इसे ये जो होती है, ये मनुष्यों के लिए, सबके लिए जो एसिड रेन होती है, ये सबके लिए, मनुष्य के लिए, जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधों के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। कब आया था ये पहली बार भारत? तो देखिए ऑप्शन दिया 1926, 1928, 1939, 1942। तो साइमन कमीशन जो था सर्वप्रथम 1928 में भारत में आया था। कब आया था जी? 1928 में भारत में आया था। इसका गठन कब किया गया था साइमन कमीशन का? तो इसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 ईस्वी को गठन हुआ था, और भारत में ये आया था कितना? 1928 में। ठीक ना, साइमन का ये जो साइमन कमीशन बना था, इसमें सभी जो सदस्य थे वो क्या थे? अंग्रेज थे। इसीलिए जब ये भारत में आया तो इसका क्या किया गया? पूर्ण रूप से विरोध किया गया था। क्या किया गया था? पूर्ण रूप से विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? अखिल भारतीय किसान महासभा, ठीक ना, सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित की गई है? ठीक है, तो देखिए कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ और पटना। तो ये जो अखिल का सर्वप्रथम की गई थी वो लखनऊ में की गई थी। कहाँ पर की गई थी जी? लखनऊ में की गई थी। अब ये कब हुआ था? तो देख लीजिए, ये हुआ था 11 अप्रैल, ठीक है, 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में किया गया था। ठीक ना, और अखिल भारतीय महासभा में ये हुआ था। ठीक है, इसके आगे ध्यान दीजिएगा। इसमें जो नेता जो लोग थे, नेताजी लोग, एनजी रंगा, जो एनजी रंगा जी एक नेता थे जो इस अखिल भारतीय का जो सर्वप्रथम महासभा हुआ इसके अग्रणी थे, माने यहीं इसको संबोधन किए थे। ठीक है,
अगला दिया है कि विटले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। विटले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, शांति के क्षेत्र में, मानव अधिकार के क्षेत्र में, वन्य जीव संरक्षण में, पत्रकारिता में। ठीक ना। तो जो विटले पुरस्कार होता है वो ग्रीन हाउस माने ग्रीन, किसके जी, ग्रीन, ग्रीन आस्कर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ग्रीन आस्कर। और जब ग्रीन आस्कर हो गया तो समझ लीजिए कि वन्य जीव संरक्षण के लिए क्या किया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और वर्ष 2021 में, ठीक ना, वर्ष 2021 में ये लगभग नागालैंड के 6 व्यक्तियों को दिया गया था। कितने व्यक्तियों को दिया गया था, 6 व्यक्तियों को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में क्या नियुक्त किया गया था, चिकित्सक नियुक्त किया था। ऑप्शन दिया बर्नियर को, करेरी को, मनुची को, टैब वर्नियर को। ये किया गया था बर्नियर को। किसको किया गया था जी, बर्नियर को। और यह कौन था, ये फ्रांसीसी यात्री था और पेशे से क्या था, चिकित्सक था। ठीक ना, ये फ्रांसीसी यात्री था, फ्रांसिस से आया हुआ था मुगल के सरदार में। ठीक ना, और ये कब आया था, तो ये दारा सिको और औरंगजेब के बीच जब ये लड़ाई हुई थी उत्तराधिकार की, उस समय ये आया था। और इसको, इसी को क्या नियुक्त कर दिया गया था, चिकित्सक के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। ठीक ना, जाने। और यह जो बर्नियर है ये 6 बार, कितने बार, 6 बार, ठीक ना, भारत का यात्रा किया है। कितने बार, 6 बार भारत का यात्रा किया है। ठीक ना, और इसका जो यात्रा है, यात्रा का विवरण मिलता है ट्रेवल्स इन इंडिया, ट्रेवल्स इन इंडिया एक इस पुस्तक है, उसमें बर्नियर की यात्रा का वर्णन टोटली मिलता है। ठीक है, अगला दिया है क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें दिया है हरितगृत गैस जैसे अम्लीय वर्षा, ओजोन परत, ठीक है, संकटग्रस्त प्रजाति। तो ये जो है ओजोन परत से है। किसे जी, ओजोन परत से है। ठीक है, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ओजोन के निर्देशन में दिया है कि इसमें छिद्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक ना, क्या उत्पन्न हो रहा है, छिद्र। इसलिए यह प्रोटोकॉल उसने 16 सितंबर 1987 ईस्वी में किया। ठीक ना, और कहां पर, कनाडा में। 33 देश मिलकर इस पर समझौता किए थे। 33 देश इसमें मिलकर क्या किए थे, समझौता किए थे। ठीक ना, और ये ओजोन का विनाश करने वाले में क्या, कौन सी गैस आती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक ना, तो उसमें ये कहा गया समझौता में कि हम लोग CFC गैस का प्रयोग क्या करेंगे, सबसे कम करेंगे, क्योंकि यही जो है क्या है, ये ओजोन को हमारे क्या कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है। इसलिए यह 16 जो होता है, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ही विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसके रक्षा के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या किया था, बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल से के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी के ढाल से। ठीक है, तो ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। कहां से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से ये निकलती है। ठीक है, कौन सी, दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी जो ये छोटा नागपुर से निकलती है। ठीक ना, और तिब्बत से कौन निकलता है, तो तिब्बत से सिंधु नदी, कौन नदी, सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र भी यहीं से निकलती है। कौन, ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी। जो मगध हमारा राज्य था मगध, उसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। ठीक है, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर, गिरिवर्ज, चंपा। तो मगध का जो प्राथमिक राजधानी थी वो राजगीर थी। कहाँ जी थी, राजगीर थी। और ये मगध क्या है, 16 जनपद काल में मगध जो था, 16 जनपद जो थे उसमें से मगध जो था सबसे शक्तिशाली राज्य था। कौन सा था जी, सबसे शक्तिशाली राज्य था। और मगध का स्थापना किसने किया था, तो हर्यक वंश के बिंबिसार ने किया था। हर्यक वंश के बिंबिसार ने इसकी स्थापना किया था, और इसने ही राजगीर को अपनी क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कपास उद्योग जिन मालों पर आश्रित है वे हैं। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं। ठीक है,
तो क्या है, भार हास्य मूलक, भार वृद्धि, भार समूलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें भार सम मूलक, कपास उद्योग के लिए जो कच्चे माल होते हैं वो होते हैं भार सम मूलक। ठीक है, क्या होते हैं जी, भार सम मूलक। इसमें रेशे वाली जो फसल होती है उसको अधिक से अधिक क्या किया जाता है, लिया जाता है कच्चे रूप में। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र दो राज्यों में विस्तृत है। बाघ आरक्षित क्षेत्र दो राज्यों में क्या है, विकसित है। बांदीपुर, मानस, पेंच और सरिस्का। तो जो बांदीपुर है यही दो राज्यों में क्या है, आरक्षित है। कौन कौन से दो राज्य है वो जी, तो तमिलनाडु, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये दो राज्यों में क्या है, विकसित है। ये दोनों राज्यों में मिलकर है, दोनों राज्यों में से थोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है। पहला ऑप्शन दिया रामानंद, दादू, नानक, रामानुज। ठीक है, यह जो है नानक का है। किसका है जी, नानक है, नानक का है, जो प्रसिद्ध संत गुरु थे। ठीक ना, क्या थे जी, प्रसिद्ध संत गुरु थे। इन्होंने ये कहा था कि ईश्वर जो है केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, इसलिए आगे आने वाले समय में कोई जाति नहीं होगी। ठीक है, नानक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल परत में होती है वह मंडल होता है। ठीक ना, अधिकांश जो वायुमंडल में क्या मौसम की गतिविधियां होती है वो किस मंडल में होती है। ठीक ना, पहला दिया ओजोन मंडल, दूसरा आयन मंडल, तीसरा क्षोभ मंडल और चौथा वायुमंडल। तो देखिए सबसे ज्यादा जो मौसमी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। किस मंडल में होती है जी, क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, और इसकी जो ध्रुवों से ऊंचाई होती है ना, कि जैसे ध्रुवों से ऊंचाई होती है पृथ्वी से, ये पृथ्वी से 8 और 18 किलोमीटर के बराबर आती है। ठीक है, कितने का, 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में जो गिरावट की दर होती है, ठीक ना, जो ये, तो इसमें 1 अंश सेंटीग्रेड के हिसाब से जो तापमान घटता बढ़ता गिरता रहता है। ठीक है, और इसमें सारी मौसम, जितने भी मौसम गतिविधियां होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। ओजोन मंडल क्या है, इसमें ओजोन परत होता है जो सूर्य से निकलने वाले क्या होते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। ठीक है, आयन मंडल क्या है, जो जिसमें सारा का सारा जो आयन मंडल वो होता है जो ओजोन मंडल के ऊपर होता है। बहिर्मंडल क्या है, जो सबसे बाहरी, जिसमें मंदाकिनी, आकाश मन, गंगा, ये सारे चीज आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है विंडरमियर, लाकनियस, लेक बैकाल और लेक सुपिरियर। ये लेक सुपिरियर जो झील है यह विश्व की सबसे ताजी बड़े झील की है। ठीक ना, और ये कहाँ पर अवस्थित है जी, ये अमेरिका में है। कहाँ पर है जी, अमेरिका में स्थित है, अमेरिका में है। इसकी जो क्षेत्रफल है वो कितनी है, तो 82,414 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है। वर्तमान में भारत की संख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है। ठीक है, तो स्थिर जनसंख्या, सतत वृद्धि, तीव्र उच्च विकास, निश्चित रूप से गिरने की प्रकृति के साथ साथ उच्च वृद्धि। ठीक है, तो जो भारत में ये वर्तमान में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो इस तरह से निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ भी उच्च दर की वृद्धि से यहाँ पर जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, क्या हो रही है जी, बढ़ रही है। मतलब कि मृत्यु दर गिरावट कम होती है और जो बच्चों की जन्मांक है वो बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले क्रम जिले हैं। मैंने न्यूनतम कहाँ पर जनसंख्या घनत्व है और अधिकतम कहाँ पर जनसंख्या घनत्व है। ठीक ना, तो उत्तर प्रदेश में देखिए वाराणसी, ललितपुर, गाजियाबाद, ललितपुर, सोनभद्र, गाजियाबाद। तो न्यूनतम ललितपुर में है। कहाँ जी, ललितपुर में, और अधिकतम गाजियाबाद में। ठीक ना, क्या है जी, गाजियाबाद में। ललितपुर में कितना है, 242 है। ठीक है, और गाजियाबाद में कितना है, 3971 है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो इस आधार पर ललितपुर इसमें से न्यूनतम और गाजियाबाद अधिकतम हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में उत्तर भारत के अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले क्रमशः हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के, देखिए इसमें अधिकतम साक्षरता वाला पूछा है। क्या पूछा है जी, साक्षरता वाला पूछा है। ठीक है, तो इसमें दिया है कानपुर नगर, सर्वास्ती, गौतम बुद्ध नगर और सर्वास्ती, औरैया बहराइच,
ठीक है। और गौतम बुद्ध बहराइच। देखिए तो सबसे न्यूनतम है श्रावस्ती और सबसे अधिकतम अगर साक्षरता दर है तो गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो इसमें से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। अब देखो उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो कुल होता है 73% साक्षरता दर है, 73 पॉइंट कुछ, ठीक ना। क्या है जी, सापेक्ष पूरी देश में जो हमारा 73% है, इसके सापेक्ष में 67.7%, पूरा देश में 73 और 67.7% हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। यहाँ पर है जी, उत्तर प्रदेश है। और इसी में से देख लीजिए जिसमें से पुरुष और महिला के ले लिया जाए तो वो चलिए गौतम बुद्ध नगर जिले का देखा जाए, गौतम बुद्ध में तो 80.12%, 80.12%, और श्रावस्ती में 46.74%, 074%, ठीक ना। यही है, तो इसमें गौतम बुद्ध ज्यादा है और श्रावस्ती कम है। अगला दिया है क्वेश्चन, नामाचिक नामकूप कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित है। नामाचिक नामकूप कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ पर स्थित है, ठीक ना। ऑप्शन दिया अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है जी, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना। नामाचिक नामकूप कोयला क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट, सरकार का पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो इसमें दिया है कि इनमें से सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इनका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इनके स्थान के रूप में संसद होते हैं। इनमें से इसमें से सभी सही है, सभी क्या है जी, सही है। तो देखिए भारत की जो सरकारी पंचायती राज प्रणाली है, इनमें से ये सभी कार्य इनके होते हैं, ठीक है दोस्तों। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पंचायती राज विषय है, पंचायती राज विषय है किस विषय के, समाप्ति सूची पर, केंद्र की सूची पर, राज्य सूची पर, शेषाधिकारों की सूची पर। तो जो पंचायती राज विषय है वो है राज्य की सूची पर। किस सूची पर, राज्य की सूची पर, राज्य की सूची पर, ठीक है। और पंचायती राज के जो विषय है वो संविधान के 7वां अनुसूची में, कौन सा अनुसूची में, 7वां अनुसूची के 5 भाग नंबर 5 में क्या किया गया है, रखा गया है। क्या किया गया जी, रखा गया है, ठीक ना। और इसमें जो कितने संशोधन हुए अभी तक पंचायतों और नगर पंचायतों के लिए, तो जो इसमें आता है 73वां और 74वां संशोधन, ठीक ना, 1992, ठीक है। 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है, ठीक है, 1992 का, ये पंचायती राज से क्या है, संशोधन की पंचायती राज से संबंधित है। और ये अपने देश में कब लागू हुआ, पंचायती राज से संबंधित कब ये लागू हुआ था, तो ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। पहला 32वें, 42वें, 15वें और 46वें, तो ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक ना। देखिए भारत में जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है, जोड़ा गया है। और ये 42वें संशोधन कब, 1976 के द्वारा, ठीक ना। और भाग 4 में, किसमें जी, भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, नया भाग 4 में, और 4 की कॉम में, किसमें जी, कॉम में किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है, ठीक ना। कौन कार्य करता है, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो इस भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली हो तो ये कार्य करता है, ठीक ना। और कैसे, आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 70 में कहा गया, ठीक ना। आर्टिकल अनुच्छेद 70 में ही कहा गया है कि यदि अगर भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसका देखभाल कौन करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, उपरोक्त में से सभी। तो जो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है वो सभी से है, किससे है जी, सभी से है, हरित क्रांति से भी, श्वेत क्रांति से भी, नीली क्रांति से भी है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं अगला, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन में
रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। कब की गई थी? इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय पंच सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा और राजीव गांधी के द्वारा, ठीक ना। ये किया गया था जनता सरकार के द्वारा। किसके द्वारा जी? जनता सरकार के द्वारा। और ये कब किया गया था, ठीक ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा 1974 से 1979 तक क्या किया गया था? इसको लागू किया गया था, ठीक ना। और ये चला कब तक? तो 1978 से 1983 तक चला। 1978 से 1983 तक चला, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी आई, सरकार बनी, ठीक ना। इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने 1980 में, ठीक ना, 1980 में क्या किया? इसको समाप्त कर दिया। रोलिंग प्लान को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, हटा दिया इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिआयाम, ठीक है, त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से छायांकित चित्र बनाने की विधि का नाम बताइए। इसमें से छायांकित चित्र का नाम बताना, ठीक ना। होलोग्राफी, जीरोग्राफी, वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी। इसको कहा जाता है होलोग्राफी। क्या कहा जाता है जी? होलोग्राफी। यानी कि जब लेजर की किरणों से कोई त्रिविम में चित्र प्राप्त किया जाता है, ठीक ना, तो इस तकनीक को प्राप्त करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? होलोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए, ठीक ना, उसी ताप पर क्या करने के लिए? रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। यानी कि थर्मस जो हम पानी रखते हैं तो वो गर्म ही रहे, तो उसमें जो अंदर लगा हुआ भाग है उस पर किस चीज का लेप लगाया जाता है, ठीक है। तो क्या दिया है? एल्युमिनियम पेंट, लैंड चून, रजत परत और पारे की परत। इसमें रजत परत लगाया जाता है। क्या कहा जाता है जी? रजत परत लगाया जाता है, ठीक ना। इसमें जो ये है कि ये संचरण और संबंध जो क्रियाएं होती है इसमें संपन्न नहीं हो पाती है। इसलिए उसमें जो भी अगर हम गर्म रख दे, चावल दाल पानी जो भी रख दे, तो हमेशा क्या रहता है? क्या रहता है जी? हमेशा उसी तरह से गर्म रहता है। यार कहाँ पाई जाती है? तो चांदी में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है रजत परत? चांदी से पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग का कारण है। टमाटर में लाल रंग का कारण है कैप्सिन, लाइकोपिन, जेंथोनिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण होता है जी? लाइकोपिन के कारण होता है, ठीक ना। और ये जो लाइकोपिन है वो क्या करता है? किशमिश जैसा गुलाबीपन इसमें देता है, ठीक ना। ये एक प्रकार का लवण है, ठीक ना। और ये पीला लालापन कैरोटीन के कारण होता है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, नींबू खट्टा किसके कारण होता है? नींबू खट्टा किसके कारण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टार्ट्रिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण, ठीक ना। तो जो इमली का जो ये नींबू होता है वो साइट्रिक अम्ल के कारण क्या होता है? खट्टा होता है, ठीक ना। ये वे अम्ल पदार्थ होते हैं जिसमें हाइड्रोजन क्या किया जाता है? पाया जाता है। और ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन का आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक ना। इसलिए यह साधारणतः जो खट्टे फल होते हैं उसमें होता है, जैसे नींबू हो गया, इमली हो गया, ठीक ना, आदि, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 CaSO4 2H2O 2CaSO4 H2O 2CaSO4 के ट्वाइस H2O। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका C। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है C2CaCO4, ठीक ना, 2CaCO4 होता है, ठीक ना। इसका प्रयोग कब किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? जब हमारे हड्डियां उड्डियां क्या होती है? टूट जाती हैं। हड्डियां क्या होती हैं? टूट जाती हैं। तो उसको जोड़ने में, ठीक ना, उसको जोड़ने में क्या किया जाता है? पट्टी बनाने में, जोड़ने में किया जाता है, प्लस मूर्ति भी बनाने में किया जाता है। और जो दीवार का छत होता है उसको चिकना करने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोफाइट है। हाइड्रोफाइट है। हाइड्रोफाइट क्या है? ठीक ना, एक समुद्री जंतु, एक जलीय पौधा, पौधों का एक रोग, एक जड़ रहित पौधा। तो देखिए हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा होता है। कौन सा पौधा होता है? जलीय पौधा होता है, ठीक ना। कौन सा पौधा होता है जी? जलीय पौधा होता है। ये जो पानी में क्या होती है? उगती है, ठीक है। जैसे कि अमर बेल एक वनस्पति होती है, ठीक ना, अमर बेल जो जड़ रहित होती है, ठीक ना। और हाइड्रोपोथी भी चिकित्सा के रूप में आता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोफाइट क्या है? जलीय एक पौधा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? मेंडल के नियम, जैव विकास नियम, डीएनए संरचना, आनुवंशिकता का विचरण। तो देखिए जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकता
का विचरण। अनुवंशिकता क्या होता है? जो हमारे माता पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे माता पिता से हमारे बच्चों में क्या होता है, चलता रहता है, ठीक ना। और इसका अध्ययन सबसे पहले मेंडल ने किया था। किसने किया था? मेंडल ने, ठीक ना। इसलिए मेंडल को अनुवंशिकी के क्या कहता है? जनक कहा जाता है, ठीक ना। और लगभग सन 1953 ईस्वी में, ठीक ना, जेडी वाटसन और एक क्रीक थे। कौन थे जी? क्रीक। जेडी वाटसन और क्रीक थे, ठीक ना। इन्होंने क्या किया? डी कुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया, ठीक ना। कैसा किया था? जेडी और ये 1953 में डी कुंडलित प्रतिपादन किया, ठीक ना, मॉडल का प्रतिपादन किया। और यही जो थे उसमें जैव विकास में वो जो प्रतिपादन किए थे उसको जैव विकास कहा गया। और ये दो भागों में क्या हो गया? लैमार्कवाद और डार्विनीवाद, ठीक ना, उत्तर परिवाद। तो देख लीजिए, मेंडल इसके जनक, मेंडल क्या है? अनुवंशिकता के जनक कहलाते हैं। जेडी और वाटसन क्रिक ने 1953 में इसके द्विसदनात्मक मॉडल का क्या किया था? प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक जनन में लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण में, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, उपयुक्त सभी। तो ये सभी है, ठीक है। जीन के मिश्रण से भी होता है, क्रोमोसोम के बदलाव से भी होता है, जीन के मिश्रण से भी होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक ना। और मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, जीन होती है, वो कितनी होती है? 46, यानी कि 23 करके जोड़े होते हैं। कितने कितने जोड़े होते हैं जी? 23 जोड़े होते हैं, ठीक ना। और देखिए, जब भी ये मतलब बच्चे पैदा होते हैं तो इसमें माता के 23 और पिता के 23, ठीक है, ये होते हैं। और लड़के होने का जो दिया जाता है, स्रोत दिया जाता है, वो पिता को दिया जाता है। किसका दिया जाता है? पिता से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के खेत से निकलने वाली गैस है, धान के खेत से निकलने वाली गैस है इथेन, मीथेन, नाइट्रोजन, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, धान के खेत से ये सभी गैसें क्या होती है? निकलती है, ठीक ना। क्या होती है जी? निकलती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा कि फसल लॉन्गिंग विधि है, फसल लॉन्गिंग विधि है, क्रॉप लॉन्गिंग मेथड, ठीक ना, इनमें से कौन सा है? ठीक है। तो ये दिया है कि भूमि उर्वरता के मूल्यांकन, फलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण, फलों के नुकसान को जानने की, उर्वरकों की उपयोगिता की परीक्षण। तो देखिए, जो फसल लोडिंग विधि है वो होता है फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यक जानने के लिए पौधे का विश्लेषण, यानी कि पौधों में विश्लेषण करता है कि इसमें कितना इनको पोषक तत्व चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि फल पकने में सहायक हार्मोन है, जो फल पकाता है उसमें सहायक हार्मोन कौन सा है? जिबरेलिन, मर्केप्टिन, इथिलीन, आईबीएम, ठीक ना। तो जो इथिलीन होता है, इथिलीन, ठीक ना, इसका सूत्र होता है C2H4, ठीक ना। यह हार्मोन होता है जो कच्चे फलों को क्या करने में, पकाने में क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है जी? मदद करता है, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, अगला करे कि काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है, ठीक ना। काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है जूट की खेती के लिए, धान की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए। तो जो काली मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा क्या होती है? उपयुक्त होती है। क्या होती है जी? सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। और ये अपने देश में लगभग 15.2% तक क्या है? मिलती है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करे कि आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा कंप्यूटर था जी? एप्पल फॉक्स वेक्स 780, IBM 1620, IBM M सिस्टम 360। ये था IBM, ठीक ना, IBM 1620, IBM 1620 है, ठीक ना। ये IBM का क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1620, ठीक ना। इसमें आईसी चिपों द्वारा क्या किया गया था? निर्मित प्रथम डिजिटल ये कंप्यूटर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। बोइंग में, तीव्र रेल इंजन के रूप में, स्टेप्स शटल में, परमाणु भट्टी में, ठीक ना। तो ये किया जाता है स्टेप शटल में, किसमें जी? स्टेप शटल में किया जाता है, ठीक है।
ये क्रायो इंजन का इस्तेमाल स्टेप शटल में किया जाता है। और क्यों किया जाता है भाई, तो देखिए मैग्नेटिक दृष्टि से किया जाए तो जो क्रायोजेनिक होता है, ठीक ना, इसका तापमान हमेशा 150 डिग्री से क्या होता है, कम रहता है, इसलिए इसे क्रायोजेनिक कहा जाता है। ठीक ना। इसरो ने, जो इसरो कंपनी है, ठीक ना, इसरो जो कम वो है, तो उसने फरवरी 1998 में, फरवरी 1998 में, ठीक ना, क्रायोजेनिक इंजन को, जो क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक ना, इसका सफल परीक्षण किया था। कहाँ से कहाँ तक, तो तमिलनाडु से, कहाँ से, तमिलनाडु से और महेंद्रगिरी तक, तमिलनाडु से, तमिलनाडु से महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी तक, ठीक ना, ये क्या क्या था, इंजन बनाया था, कौन सा, क्रायोजेनिक इंजन। और कब, 1998 में, फरवरी 1998 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। यह क्वेश्चन आप सब जानते हैं। ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, इसका जवाब आप लोग दीजिए कि ये किसको क्या करती है, अवशोषित करती है। तो ये किसको करती है जी, अल्ट्रा वायलेट किरण को। किसको करती है जी, ये अल्ट्रा वायलेट किरण को कहती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अल्ट्रा वायलेट किरण को क्या करती है, ये अवशोषित करती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है जी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, केवल मीथेन। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों क्या है, दोनों उत्तरदायी होते हैं। ठीक है जी, क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्रो पार्क स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्रो पार्क क्या किया है, स्थापित किया है। कहां पर, हापुड़ में, लखनऊ में, सहारनपुर में, बनारसी में। ये कहां पर किया गया है, बनारसी में किया गया है। कहाँ किया गया जी एग्रो पार्क का, तो ये किसमें, कहां पर किया गया है, बनारसी में किया गया है। ठीक है, बनारसी में किया गया। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसकी जो स्थापना है इन सब में भी किया गया था, लेकिन सबसे पहले जो था बनारसी में क्या किया गया था। ठीक ना। अगला दिया है, देखिए इसमें कूट 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 दे देना इसमें, यानी कि चारों जगह, यानी कि हापुड़, लखनऊ, सहारनपुर और वाराणसी, ये चारों जगह जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो एग्रो पार्क है वो हापुड़ में भी, लखनऊ में भी, सहारनपुर में भी और वाराणसी सब में किया गया ना। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, आप सबको याद होगा दोस्तों, बताइए तो कब किया गया था। ठीक है, तो ये किया गया था 18 मई 1974 को। कब किया गया था जी, 18 मई 1974 को किया गया था। ठीक ना। और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए तो 11 और 13 मई, ठीक ना, 11 और 13 मई 1998 में फटाफट किया गया था। दो और क्या किया गया था, परीक्षण किया गया था, पुनः मतलब परीक्षण किए गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन यह कि वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने किया है। 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने किया है। ठीक ना, किस देश ने किया है, भूटान ने, भारत ने, सऊदी अरब ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। तो सऊदी अरब ने किया है। किसने किया है जी, सऊदी अरब ने किया है। ठीक ना, ये लक्ष्य रखा है। और क्या रखा है, भारत ने इसका लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2070 तक रखा है। ठीक ना, 2070 तक रखा है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन का स्तर कम करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक ना, पहला दिया है का अरविंद नारायण, अतुल चंद्र, राजुल भार्गव, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक ना, तो जो ये लिखी गई थी, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं थे, इनमें से कोई नहीं थे। ठीक ना, अर्थव्यवस्था के जो थे अरविंद नारायण और अतुल चंद्र दोनों ने मिलकर क्या किया था, लिखा था, यानी कि ये दोनों ने मिलकर किया था, अकेले कोई नहीं किया था, इसलिए उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है। ठीक ना, बल्ले का अनावरण किया है। उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, बिहार, पंजाब। तो इसका अनावरण हैदराबाद ने किया है। किसने किया है जी, हैदराबाद ने किया है। ठीक है। जो भारत के पूर्व जो मोहम्मद
अजरुद्दीन जो भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने इसका क्या किया था, ऑफर किया था, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ का जो बल्ला बना है वो कितना बड़ा है, ठीक ना, तो वो 56.01 फीट लंबा है। क्या जी, फीट क्या है, लंबा है, ठीक ना। और इसका वजन कितना है जी, 9 टन है। कितना है जी, 9 टन है ये बल्ला का, ठीक है। अगला दिया है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया था, ठीक ना। अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया था। फैजाबाद, अयोध्या, मुर्वादी, मुगलसराय। किसका जी, फैजाबाद का। किसका, फैजाबाद का। और ये कब बदल दिया गया था, तो 23 अक्टूबर 2021 को बदल दिया गया था ये नाम, ठीक ना। फैजाबाद हटाकर इसका नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेंचुरी ना इज नॉट एनफ पुस्तक के लेखक हैं। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक के लेखक हैं, कौन है जी, तो देखिए सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सुनील गावस्कर। तो ए सेंचुरी इज नॉट एनफ का सौरव गांगुली ने क्या किया था, लिखा था। किसने लिखा था जी, सौरव गांगुली ने लिखा था, जो भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, ठीक है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा हुआ है, ठीक ना। टेस्ट ट्यूब से बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है, ठीक है, बछड़ा पैदा हुआ है, ठीक है। तो हरियाणा, पंजाब, गुजरात, बिहार, ये हुआ है गुजरात से। कहाँ से हुआ जी, गुजरात में, ठीक ना। नस्ल की जो देखो बन्नी नस्ल की भैंस का बछड़ा टेस्ट ट्यूब से क्या किया गया है, पैदा किया गया है, ठीक है। और ये गुजरात के सोमनाथ जिले में है, धनेज गांव में ये जो किया गया है। तो गुजरात के सोमनाथ जिला के धनेज गांव में, कौन से गांव में जी, धनेज गांव में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट, देश का पहला राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर उद्घाटन किया गया है इसका, दिल्ली में, हैदराबाद, नागपुर, पुणे, नागपुर में किया गया है। कहाँ किया गया है, नागपुर में किया गया है। इसका कब किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2021 को किया गया था। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और जो इस वीडियो पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।